सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैंकिंग क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय बैंक्स इज़ नोन एज बैंकिंग। ठीक है, जब भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कोई बैंक परफॉर्म करता है उसको हम बैंकिंग बोलते हैं। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आरबीआई जो है, ये अब आरबीआई के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आरबीआई के बारे में इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं बिकॉज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। वैसे तो एक बैंक और है जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन वो एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे मैं नाम अपना रख लूँ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हो जाऊँगा, या फिर मैं अपना नाम रख लूँ नरेंद्र मोदी, तो मैं प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना हो जाऊँगा देश का। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए ये है देश की, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, एक केंद्रीय एक बैंक होती है जो बाकी बैंक्स को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो वैसे ही हमारे देश में है आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is an independent body. It was established on the basis of recommendation of Hilton Young Commission 1926. तो हुआ क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, बताएंगे कमेंट में किस साल से किस साल के बीच में हुआ था। तो उसके बाद जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने को मिला तो उसको लेके एक यहाँ पे बैंक क्रिएट की गई, सेंट्रल बैंक नेम्ड एज आरबीआई, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड डू यू नो दैट ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज थी उनमें सबसे पहले अगर किसी कंट्री आप बोल लीजिए, फिर किसी कॉलोनी के पास अगर बैंक आई तो दैट वाज इंडिया। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दैट इज़ आरबीआई, इट सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो टिल 1949। ठीक है, 1949 तक ये सेंट्रल पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। ठीक है, तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनता है, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये आरबीआई स्टैब्लिश होता है, फिर सेटअप होता है। इसमें अंबेडकर जी के भी रिकमेंडेशंस लिए गए थे। कब सेटअप होता है ये 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर्स था कैलकाटा में जब स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन एट प्रेजेंट ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1930 से में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है वो आरबीआई को बहुत सारी पावर्स देता है, जो पावर जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, कितना मिनट मतलब सीआरआर और एसएलआर जो होता है ये अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरह से बैंकों को रेगुलेट करने की जो पावर है वो एक्चुअल में इसी पर्टिकुलर एक्ट से आती है काफ़ी हद तक, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई का काम होता है कि बैंक्स को रेगुलेट करता है। अब किस तरह से रेगुलेट करता है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको रेगुलेट करते हैं कि इतने टाइम के बाद बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वैसे ही तो रेगुलेट करने का जो काम होता है बैंकों यानी कि आप जानते हैं जैसे कि हमारी एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एयू फाइनेंस बैंक है ना, मतलब हर तरह की डिफरेंट तरह की बैंक है जो हम अभी इस आज के लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट तरह की कौन कौन सी बैंक्स होती हैं। तो बैंक को किस तरह से रेगुलेट करते हैं आरबीआई, तो एक तो उनको लाइसेंस देता है। लाइसेंस देने का मतलब है कि आप ऐसा तो नहीं कि आपका मैंने बैंक सेटअप करने का और आपने बैंक खड़ी कर दी, आपको लाइसेंस पहले लेना होगा आरबीआई से। ठीक है, सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने होते। इंटरेस्ट रेट अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, अभी कुछ ही दिन पहले एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, वो डिसाइड करती है कि कौन सा रेट कितना होगा, वो आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, तो एक तरह से वो बैंक को रेगुलेट कर रही है। बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1949 का, उसने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। अब जब हम बात करते हैं कि नेशनलाइज्ड हो गई कोई चीज़, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो कंप्लीट शेयर होल्डिंग है, ठीक है, या फिर जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के हाथों में है, ये गवर्नमेंट के हाथों में। और 1 जनवरी 1949 ऑनवर्ड्स ही आरबीआई जो है उसको पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक का जो पावर था वो ख़त्म हो गया था, वो फिर यहाँ से सोली इट वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है, रेगुलेशन पावर टू बैंकिंग सिस्टम, बाकी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। बाकी इसका और क्या फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, प्लस लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से क्यों जानते हैं या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हमें लोन लेना होता है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, अब किसी अपने दोस्त यार से मांग लिया या फिर कोई मोहल्ले में कोई देता है, इस तरह से पैसे बांटता है, तो वो बात अलग होगी। मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो वो बैंक्स हैं, बैंक्स के पास आप लोन लेने जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जो बैंक है अगर इनके पास पैसे की कमी हो गई तो ये कहाँ पे जाएंगे, तो ये आरबीआई के पास जाएंगे। तो इसलिए इनको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्यों लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के नाम से जानते हैं आरबीआई को, क्यों, क्योंकि एट दी एंड जब बैंक के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा तो उस टाइम पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करने वाली है, यानी कि पैसा उधार देने वाली है।
प्लस फंक्शन क्या होता है और आरबीआई का, ये करेंसी प्रिंटिंग में इन्वॉल्व होता है। करेंसी प्रिंटिंग का मतलब है कि नोट छापना आरबीआई का काम होता है, ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, ठीक है। या आप ये मान के चलो जितने भी सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, ठीक है, और 1 रुपये का नोट, ₹1 का जो नोट है एंड जो कॉइन्स हैं, ये आरबीआई कॉइन्स की मिंटिंग होती है और जो नोट होते हैं उनकी प्रिंटिंग होती है। तो 1 रुपये करेंसी की नोट की प्रिंटिंग और कॉइन्स की मिंटिंग ये आरबीआई नहीं करता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो करेंसी प्रिंटिंग यहाँ होती है नासिक, मुंबई, देवास और सालबनी है। नासिक आपका महाराष्ट्र, मुंबई, देवास आपका मध्य प्रदेश में, सालबनी वेस्ट बंगाल में। और कॉइन्स की मिंटिंग की अगर बात करेंगे, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा, तो यहाँ पे होती है कॉइन्स की मिंटिंग, ठीक है। तो कॉइन्स की मिंटिंग और 1 रुपये की करेंसी नोट की प्रिंटिंग ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी आरबीआई करता है बाकी नोट्स की प्रिंटिंग, ठीक है। लीगल टेंडर होता है। अब ये फियाट मनी क्या चीज़ होती है, फियाट मनी क्या चीज़ होती है, देखो, तो जो भी करेंसी होती है ना जो यूज़ में है, आई अगेन रिपीट, जो भी करेंसी यूज़ में है उसको फियाट मनी बोला जाता है, बिकॉज वो एक लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर क्या मतलब होता है, लीगल टेंडर जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 10 रुपये का नोट है, इसमें क्या बना हुआ है, ये जो 10 रुपीज़ का नोट है इसमें क्या बना हुआ है, मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया था। ये आपका 20 रुपये का नोट है, ये क्या बना हुआ है, एलोरा की केव्स में, ये कौन सा टेम्पल है, बताओ जल्दी से। ये आपका कौन सा है, 50 रुपये का नोट है, यहाँ पे तो घर लिखा हुआ है, हम्पी का जो रथ है, ठीक है, हम्पी, जो कि कहाँ पर किसकी कैपिटल थी, विजयनगर एम्पायर की, है ना। और किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है हम्पी, और बताएंगे यहीं पे ही, या जहाँ पे रथ रखा हुआ है यहीं पे ही एक टेम्पल भी है जिसका नाम क्या बोलते हैं, एच से शुरू होता है, उसका नाम बताइए जल्दी से, ठीक है। तो ये 50 रुपये के नोट में कभी कभी इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भाई किस नोट में कौन सा चीज़ बना हुआ है, ठीक है। देन अगर बात करें तो 100 रुपये का नोट है, इसमें ये रानी की वाव है जो कि आपको गुजरात में दिख रहा है, ठीक है, गुजरात में ये, ठीक है। ये क्या है आपका, सांची का स्तूपा है जो कि, और ये सब ऐसा मत समझना कि भाई गूगल से पिक्चर चलना ना, अभी कल ही रात में गया था मैं हर जगह, ठीक है, वहीं से पिक्चर क्लिक करके लाया, रुद्राक्ष ये खरीदा है, घड़ी घड़ी खरीदी थी, ठीक है, वहीं पे ही ये चीज़ क्लियर हो गया। और ये आपका 500 रुपये का नोट है ना, 500 रुपये के नोट में बना हुआ था रेड फोर्ट, दैट इज़ लाल किला, है ना। और ये आपका कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। और ये है आपका जो कैलाश टेम्पल है, कहाँ का, एलोरा केव्स में, जो कि बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो करेंसी है, तो उसमें आपने देखा होगा मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का ये वचन देता हूँ, है ना, आई स्वेयर और आई बेयर, ठीक है, टू पे दी, क्या लिखा रहता है उसमें, आई स्वेयर टू पे दी बेयरर अ सम ऑफ दिस मच अमाउंट, जितना भी अमाउंट का वो नोट होता है, और उसमें साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के। तो वो एक लीगल टेंडर है, मीनिंग इसको कोई मना नहीं कर सकता है लेने से। जैसे अब मैं कुछ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चेक दे दूँ, ठीक है, तो चेक एक लीगल टेंडर, इसको फियाट मनी नहीं बोलेंगे, फियाट करेंसी फियाट मनी में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में इसको कोई मना कर सकता है लेने से। अगर आप मुझे चेक में पेमेंट कर रहे हैं कि यार मैंने, अगर आप मान लो मेरी कोई दुकान है, ठीक है, और आपने मेरी दुकान से लिया 5,000 का सामान और आप चेक काट के दे रहे हैं, तो मैं मना कर सकता हूँ, बट मैं करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता हूँ कि नहीं नहीं ये तो ये नहीं लूँगा, ऐसे दो वैसे दो, ठीक है। उसको लेने से इसलिए नहीं मना किया जा सकता बिकॉज वो लीगल टेंडर है, ठीक है। प्लास्टिक मनी की अगर बात करें तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सब आपके प्लास्टिक मनी में होते हैं। आई थिंक होप आपको ये पता होगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड होते हैं कि भाई जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना ही आप खर्च कर सकते हो। मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये पड़ा हुआ तो 2 लाख खर्च कर सकते हो आप डेबिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि स्पेंड नाउ पे लेटर वाले कॉन्सेप्ट पे, कि खर्चा भी कर लो, ठीक है, और बाद में पे कर देना, ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो ये दोनों कार्ड के फॉर्म में होते हैं, तो इनको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। हॉट मनी क्या होता है, थोड़ा एक्साइटेड मत हो जाना, हॉट मनी कुछ और नहीं बल्कि जो स्टॉक्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स ये सब होते हैं, इनको हम हॉट मनी बोलते हैं, ठीक है। क्विकली एंड रेगुलरली मूव्स बिटवीन फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि बहुत जल्दी इधर उधर जो मार्केट में हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तुरंत मैंने पैसा निकाल लिया, तो ये सब जो होता है ना हॉट मनी के एग्जाम्पल्स होते हैं, जहाँ पर मनी बहुत जल्दी इधर उधर होती है, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 पे आते हैं। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है, जिसके थ्रू आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था, ये बैंकिंग सिस्टम को क्लासीफाई करता है 2 पार्ट में, एक तो शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब शेड्यूल बैंक्स क्या होती हैं, शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होती हैं जो शेड्यूल नंबर 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में मैंशनड, उनको हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एंड दैट आर कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल वो होती है जिनका मेन
मोटिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेन जो मोटिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट, ठीक। और कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अभी हम देखेंगे, ये मेनली नॉन प्रॉफिट के लिए होते हैं। तो कमर्शियल बैंक की अगर बात करें, ये भी फर्दर दो पार्ट में इनको बाइफरकेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक सेक्टर दैट मीन्स कि इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है ना, इतना तो समझ में आता है, इतना तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो पब्लिक सेक्टर में टोटल 12 नेशनलाइज बैंक्स हैं। नेशनलाइज का मतलब है कि राष्ट्रीयकरण हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। जैसे SBI हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी नेशनलाइज बैंक्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ऐसे 12 है हमारी राष्ट्रीय बैंक्स। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपकी इंडियन बैंक्स भी, फॉरेन बैंक्स भी। इंडियन बैंक जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक बैंक हो गया, ठीक है। फॉरेन बैंक्स में आपका सिटी ग्रुप है ना, HSBC और डॉइचे बैंक, ये सारे आपके फॉरेन बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव्स की अगर बात करेंगे तो कोऑपरेटिव्स में नॉन प्रॉफिट्स आते हैं, नॉन प्रॉफिट बैंक्स आते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे हैं आपके नॉन प्रॉफिट में कोऑपरेटिव्स। काफ़ी सारे आपने बैंकों के आगे सुना होगा कोऑपरेटिव लगा होता है, जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह का एक PMC बैंक करके था जो फेल हो गया था। एक्चुअली मेन तो इनका कोऑपरेटिव्स का मेन मोटिव ये होता है, इसमें मेनली कलेक्टिव ओनरशिप होती है, और मेन ये होता है कि जो छोटा उद्योग कर रहे हैं, फार्मर्स हो गए यानी किसान हो गए, ठीक है, जिनकी उतनी आय नहीं है, उनको लोन देना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका करना। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये कोऑपरेटिव बैंक किसी और को लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक केस हुआ था अभी आई थिंक 1-2 साल पहले PMC का, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें वो किसी और को लोन दे रहे थे, ठीक है। और वो सारी चीज़ें यहाँ पर RBI ने जब RBI को पता लगी तो RBI ने इनको क्या किया, RBI ने इन पर सैंक्शंस लगाए। वैसे तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी दो तरह के होते हैं, अर्बन और रूरल। अर्बन वाले में तो RBI का बस चलता है, लेकिन रूरल वाले जो है शेड्यूल्ड बैंक के जो दायरा होता है उससे बाहर होती हैं। और जो भी शेड्यूल्ड बैंक के दायरे से बाहर होगी बैंक, उस पर RBI का उतना ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। तो इसी वजह से हमारा पैसा जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं उसमें थोड़ा सा कम सेफ होता है। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की अगर बात करेंगे, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वो सारी बैंक्स हो जाएंगी जो कि शेड्यूल 2 में मैंशनड नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनलाइजेशन की बात करेंगे तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, जब हमारा 3rd 5-year प्लान खत्म हुआ था। तो उसके अंत में 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 यानी 1980 में, ठीक है। और अभी कितनी है, 12 हैं, ठीक है, बिकॉज वो फर्दर मर्ज हो गई काफ़ी सारी बैंक्स। हिस्ट्री अगर जाने बैंकिंग सिस्टम की, तो पहली बैंक जो बनी थी वो 1770 में थी, 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देन 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, 1840 में इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास। बिकॉज हमें पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे 3 यही मेन आपकी प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, एक तो बंगाल, दूसरी बॉम्बे और तीसरी मद्रास, ठीक है। तो यहीं पे ही 3 इंपॉर्टेंट, ये 3 सबसे पहली बैंक को स्टैब्लिश किया गया। तीनों को मर्ज किया गया 1921 में, और ये मर्ज होके बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में यानी 1955 में चल के बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लंच के लिए जानते हैं ना। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बैंक है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हो सकता है कई बार आपसे पूछे कि भाई इसमें से कौन सी पहली बैंक है, ठीक है, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऑप्शन में ना हो, या फिर हो सकता है उसमें इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा हो, या हो सकता है कि इलाहाबाद बैंक हो। तो अगर फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक अगर बात पूछेगा तो इलाहाबाद बैंक है, 1865 में सेटअप हुई थी। इंडियन ओन्ड का मतलब ये है कि ये सब ब्रिटिश ओन्ड थी इनिशियली, ये इंडियन ओन्ड थी इलाहाबाद बैंक जो 1865 में बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर फर्स्ट बैंक पूछेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी हो सकता है, इलाहाबाद बैंक भी हो सकता है, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा भी हो सकता है। और मैंने आपको तीनों बता दिए किस हिसाब से। ये उतना ज़्यादा चल नहीं पाया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। मेन जो ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैब्लिश किया था 1806 में, 1840 में, 1843 में, इन तीनों को मर्ज करके 1921 में एक इंपीरियल बैंक बनाया गया। एंड देन 1955 में यही बाद में चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर SBI हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनल रूरल बैंक्स क्या होती हैं, RRBs। तो इनको बनाया गया है, मेनली आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल लेवल में रूरल बैंक सही है, ग्रामीण बैंक के नाम से आपने सुना होगा, तो ये वही RRBs होती हैं, ग्रामीण बैंक। इनका मेन काम ये होता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट करना रूरल इलाकों में, गांव जो देहात इलाके हैं वहाँ पर ग्रामीण बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है, सो दैट वहाँ पर भी फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो सकें। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी से क्या मतलब होता है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं,
आप अपना मान लो कोई पॉलिसी खुलवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप कोई पेमेंट भी कर रहे हैं, पेमेंट एटीएम से निकाल रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी ही होती है। तो आरआरबीज को स्टैब्लिश किया गया था आरआरबी एक्ट ऑफ 1976 में। वैसे तो पहली जो आरबीआई है जो है प्रथम ग्रामीण बैंक, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में सेटअप हुई थी, ये 2 अक्टूबर ऑफ 1975 में ही स्टैब्लिश हो गई थी, सेटअप हो गई थी। लेकिन जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था 1976 में आया था। अब डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस इसका पॉलिटी से ट्रेस बैक कर सकते हैं। दैट इज़ कि जब कोई एक एक्ट आ जाता है तो वो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाती है। स्टैट्यूटरी बैकिंग का मतलब है कि अब वो उसका एक पर्टिकुलर एक्ट है, उसके पर्टिकुलर लॉज फॉर्मुलेट किए गए हैं कि किस हिसाब से वो रन करेगा, वो सारी चीज़ें एक लॉ के थ्रू उसको क्रिएट कर दिया गया है। तो बना तो सबसे पहला जो आरआरबी था वो 1975 में था, लेकिन एक्ट आया था इसका 1976 में। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुका फिर। ठीक है, आरआरबी की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन किस चीज़ की? शेयर होल्डिंग की, कि किसका कितना परसेंट शेयर होता है इसमें। तो 15% शेयर होल्डिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की, 35% होती है एक स्पॉन्सर बैंक की। स्पॉन्सर बैंक होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आरआरबी है, ठीक है, तो एसबीआई को या फिर आपका आईसीआईसीआई को, किसी को जो पास में कोई बड़ी बैंक होगी उसको एक स्पॉन्सर बैंक बना दिया जाएगा। स्पॉन्सर कर रही है वो, यानी कि एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को, सो दैट, क्योंकि देखो अब एचडीएफसी ये सब तो जाने वाले नहीं है गांव में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये इनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट है। एंड प्रॉफिट किससे आता है? प्रॉफिट आता है बैंक को जब बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होगा। और गांव में तो लोग उतना पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करते नहीं हैं, और थोड़ा सा स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए लोग चीज़ें समझाने के लिए, तो उतना चीज़ें वो समझ भी नहीं पाएंगे, और पैसा भी उतना लोग वहाँ के डिपॉजिट करते नहीं हैं, तो उनके लिए उतना प्रॉफिट मोटिव होता नहीं है। तभी आप देखो कि जो गाँव वाला ज़्यादा इलाके हैं तो वहाँ पर आपको एचडीएफसी बहुत सारी जो प्राइवेट, मतलब फॉरेन वाली तो भूल ही जाइए आप, फॉरेन वाली तो जैसे एचएसबीसी और डॉइचे बैंक मैंने बताया, तो बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, ये सब, ठीक है, ये सब तो कानपुर में भी मतलब हमारे नहीं है। आई थिंक एचएसबीसी तो होगा भी, लेकिन डॉइचे बैंक वगैरह नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो इंडियन ओन्ड है। ठीक है, वैसे तो अभी आरबीआई बोलने लगा है कि भाई आपको यहाँ पर इतनी ब्रांच सेटअप करनी है सब, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेनेट्रेशन नहीं है उतना। तो फिर इन आरआरबीज़ को स्टैब्लिश किया गया है बाई गवर्नमेंट, सो दैट कि फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट किया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके। अब गवर्नमेंट का तो इसमें एक्सपर्टीज़ है नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट का तो इसमें एक्सपर्टीज़ है नहीं, तो फिर किसका एक्सपर्टीज़ है? जो बैंक वहाँ पर आसपास वाले इलाकों में है, तो वहाँ पे एक स्पॉन्सर बैंक डिसाइड कर दी जाती है कि भाई आपकी इसमें 35% शेयर होल्डिंग है और आप भी इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे। ठीक है, इसको बैंक को रन करने में 50% शेयर होल्डिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आरआरबी की अगर बात करें तो इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है, लेकिन इसको सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड करता है। रेगुलेट करने का भाई की मतलब होता है कि आपको कितना सीआरआर मेंटेन करना है, क्योंकि इनको सीआरआर एसएलआर इनको मेंटेन करना होता है, तो कितना सीआरआर मेंटेन करना है, कितना एसएलआर मेंटेन करना है, वो काम आरबीआई डिसाइड करेगा। लेकिन डे टू डे जो फंक्शनिंग है, डे टू डे फंक्शनिंग का मतलब है कितना लेंडिंग वगैरह ये सब, ठीक है, क्या पैसा वगैरह देना, ये सब नाबार्ड का काम है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि डायरेक्टली लोगों के साथ डील नहीं करता है कि डायरेक्टली आप नाबार्ड में जाके कुछ ऐसा लोन वोन ले आओगे। नाबार्ड एक्चुअल में आरआरबी को सुपरवाइज करता है, और आरआरबी के थ्रू अपना ये एक हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करता है। इसको 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। और एक्ट था ये 1981 का, 1981 का जो नाबार्ड एक्ट था उसके हिसाब से इसको उसके थ्रू सेटअप किया गया था 1982 में बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। फंक्शंस क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, फाइनेंस एलोकेट करना। सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, तो वो अभी हमने देखा कि आरआरबीज को सुपरवाइज करने का काम है। डज नॉट डील डायरेक्टली विद पीपल, हमने देखा। और प्रोवाइड फाइनेंसेस थ्रू ये जो आपका प्रधानमंत्री ये जो योजना है ना, किसान क्रेडिट कार्ड है, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सब अब नाबार्ड का ही यहाँ पर रोल है इसको प्रोवाइड करने का। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, तो कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन सी कमेटी के बेसिस पे इसको स्टैब्लिश किया गया, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाबार्ड ने आपका ध्यान रखना 2015 में एक ई शक्ति करके इनिशिएटिव लॉन्च किया था, अगर कभी पूछ ले। ठीक है, ई शक्ति इनिशिएटिव, और एक और इनिशिएटिव था 2015 में लॉन्च हुआ था वो, एंड दैट वाज लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है, एंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये है LEDP, तो ध्यान रखना है LEDP और ई शक्ति इनिशिएटिव, ये नाबार्ड ने लॉन्च किए थे 2015 में।
ठीक है। सिडबी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसको 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश किया गया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था थ्रू द एक्ट ऑफ 1987, और इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आपने सेबी का नाम ज़रूर सुना होगा, है ना। जैसे सेबी क्या करता है, काम क्या है इसका? म्यूचुअल फंड मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब को रेगुलेट करने का काम सेबी का होता है, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है फाइनेंशियल एडवाइस देने का। इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, उस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ये देखो मैंने 1 महीने में मैंने 10 लाख बना लिए, 1 महीने में मैंने 1 करोड़ बना लिए, आप भी ऐसा बना सकते हैं, मेरा कोर्स लीजिए। इस तरह से काफ़ी सारे आजकल फिनफ्लुएंसर बोलते हैं उनको, फिनफ्लुएंसर आजकल चल चुके हैं। तो सेबी ने उन सब पे लगाम लगाते हुए भी क्या बोला है कि अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देनी है तो आपको हमारे अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा पहले। तो सेबी क्या करता है, इस पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है थ्रू दी सेबी एक्ट ऑफ 1992, और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1988 में। आई अगेन रिपीट, 1988 में सेबी बना था, लेकिन अधिनियम यानी एक्ट आया 1992 में, यानी 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना। जैसे कि आरआरबी 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, प्रथम ग्रामीण बैंक, लेकिन 1976 में एक्ट आया था, यानी स्टैट्यूटरी जो रिकॉग्निशन है वो 1976 में मिला था। सेम गोज हेयर ऑल्सो, 88 में बना, 92 में एक्ट आया स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और माधवी पुरी बुच इसकी चेयरमैन है करंट में, फर्स्ट नॉन आईएएस एंड फर्स्ट विमेन चेयरमैन है सेबी की, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे वो कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, ठीक है, आपने SIPs में डाल रखा है पैसा, तो आपका वो जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है, ठीक है।